राज की पूरी बात सुनकर पुखराज और ऋषिराज ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पुखराज अधिराज की तरफ देखकर बोला, हम टाइगर के प्रोजेक्ट्स और कंपनीज को कैसे दबा करेंगे अधिराज? तुम भी जानते हो इंडिया में हमारा उतना दबदबा नहीं है। पहले तो हम फिर भी दिक्पाल की मदद से ये काम कर लेते थे, लेकिन अब। पुखराज की बात सुनकर अधिराज को फिर से करंट लगा। उसने पुखराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, एक तो तुम उसे यहाँ नहीं रोक पाए, ऊपर से मेरे अच्छे खासे प्लान में अड़ंगा लगा रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पुखराज? अधिराज की बात से पुखराज का भी पारा चढ़ गया और वो बोला, हम उसे कैसे रोकते भला? उसके पास ताऊ जी की प्रोटेक्शन है। कबीर जैसा खूंखार आदमी उसकी परछाई बनकर घूम रहा है। उस हेनरी ने बताया कि कबीर ने अकेले ही तुम्हारे तीनों बेस्ट फाइटर्स को धूल चटा दी थी, और अब टाइगर ने स्काई ग्लोबल को खरीद लिया है, इसलिए इंडिया में उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। वो मुंबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेगा और देखते ही देखते हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं है अधिराज, प्रॉब्लम हम सबको है और गलती भी हम सब की है। किसी एक पर ब्लेम डालना बंद कर दो। कहने को तो फिर मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ। पुखराज की बात सुनकर अधिराज ने एक गुस्से भरी गहरी सांस ली। उसके अंदर अब भी कई सारे शब्द बाहर निकलने को तड़पते जा रहे थे, पर उसने अपने आप को काबू किया। इतने में खामोश खड़ा ऋषिराज भी अपनी गहरी आवाज में अधिराज की तरफ देखकर बोला, पुखराज सही कह रहा है भाई। हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अब हम इंडिया में उतना मजबूत नहीं रहे। जब तक दिक्पाल हमारे लिए काम कर रहा था, तब तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पकड़ थी। पुलिस, पॉलिटिशियंस, लोकल गुंडे सब हमारी जेब में थे। लेकिन अब उसके खत्म हो जाने से हमारे पास वहां कोई खास लोकल इन्फ्लुएंस नहीं बचा है। सारी माफिया पावर अब टाइगर और उसके लोगों के हाथ में ही है। ऐसे में हम उसे मुंबई में कैसे रोकेंगे? हमारे पास वहां ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग है ही नहीं। ऋषिराज की इस बात ने मानो अधिराज के जलते हुए गुस्से पर ठंडे पानी की छींटे डाल दिए थे। वो एक पल के लिए तुरंत शांत हो गया और उसने महसूस किया कि उसके भाई सही कह रहे थे। गुस्सा और बदला अपनी जगह था, लेकिन बिना ताकत और रणनीति के वो सिर्फ खोखली धमकियां ही रह जाती। ऐसे में अधिराज अपने ऑफिस में किसी बेचैन जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसका दिमाग अब किसी नई और भी ज्यादा शातिर चाल चलने को बुनने में लग गया था। उसकी नजरें भले ही ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर की ऊंची इमारतों पर थी, लेकिन अधिराज का दिमाग हजारों किलोमीटर दूर मुंबई की गलियों के जाल बुन रहा था। अभिनव को सीधे सीधे चुनौती देना अब पॉसिबल नहीं है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसको अंदर से खोखला कर दे। अधिराज ने अपने आप से कहा। उसे अभिनव की ताकत को नहीं, बल्कि अब उसकी नींव को निशाना बनाना था। ये सोचते सोचते अचानक अधिराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जो ना सिर्फ अभिनव को हराता, बल्कि उसे कंगाल करके छोड़ देता। ऐसे में अधिराज इधर उधर घूमते हुए रुका और अपने दोनों भाइयों की तरफ मुड़कर बोला, तुम लोग सही कह रहे हो। हम उसे सीधे तौर पर नहीं रोक सकते। हाथों से खेलने के लिए ये खेल अब पुराना हो गया। अब दिमाग से खेलना होगा। हम उसके प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। यह सुनकर पुखराज ने अपनी भौं उठाई और पूछा, लेकिन कैसे? हम क्या उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला करेंगे? नहीं पुखराज, ये बच्चों का खेल नहीं है। हम उसे वहां से मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी तिजोरी में। हम उसकी सप्लाई चेन तोड़ देंगे। अधिराज ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। सप्लाई चेन? ऋषिराज ने अपनी भौं सिकुड़ी और कहा। इतने में अधिराज ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिना रॉ मटेरियल के शुरू नहीं हो सकता। सीमेंट, स्टील, रेत, बजरी, ये सब उस प्रोजेक्ट की सांसें हैं। हम उसकी सांसें ही रोक देंगे। ऋषिराज, तुम एक काम करो, अभी के अभी मुंबई के लिए निकलो। वहां जाकर किसी फर्जी नाम के साथ एक नई कंपनी रजिस्टर करो। उस कंपनी का नाम रखो विराट मटेरियल्स। दुनिया की नजरों में वो एक नई सप्लाई कंपनी होगी। उसके लिए तुम्हें जितने फंड चाहिए लगा दो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि हमें उसे रातों रात मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बनाना है। अधिराज की बात समझकर ऋषिराज ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक नई कंपनी बनाने से क्या होगा? ऋषिराज के सवाल पर अधिराज हल्का सा मुस्कुराया और आत्मविश्वास के साथ बोला,
उस कंपनी से तुम मुंबई और उसके आसपास के मार्केट से सारा रेडी रॉ मटेरियल स्टॉक खरीद लोगे। सीमेंट की एक एक बोरी, लोहे की एक एक सरिया, कुछ नहीं बचना चाहिए। सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे छोटे बड़े सप्लायर्स से एक्सक्लूसिव डील कर लो। उन्हें मुंह मांगी कीमत दो, उन्हें एडवांस पेमेंट करो, लेकिन सारा माल सिर्फ हमारी कंपनी विराट मटेरियल्स के गोदामों में आना चाहिए। मार्केट में एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। हमें मार्केट में एक आर्टिफिशियल कमी पैदा करनी है। ऋषिराज को अब धीरे धीरे अपने भाई अधिराज का प्लान समझ में आ रहा था। ऐसे में उसकी आंखों में भी अब वही शातिर चमक लौट आई थी और वो बोला, और जब टाइगर की कंपनी मटेरियल ढूंढेंगी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, है ना? एग्जैक्टली, उसे कुछ नहीं मिलेगा और वो परेशान हो जाएगा। उस पर इन्वेस्टर्स का प्रेशर होगा, डेडलाइंस होंगी। वो हर दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन हर जगह से उसे नो स्टॉक का जवाब मिलेगा। और तभी तुम्हारी फर्जी कंपनी विराट मटेरियल्स उसे अप्रोच करेगी। तुम उससे कहोगे कि तुम्हारे पास सारा मटेरियल है, लेकिन कीमत इतनी होगी कि अभिनव की जेब खाली हो जाए, तब भी वो सारा मटेरियल नहीं खरीद पाए। अधिराज ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। ऋषिराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, समझ गया, वो इतनी महंगी कीमत पर मटेरियल खरीद ही नहीं पाएगा। उसका बजट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, और अगर उसने खरीद भी लिया तो प्रोजेक्ट इतना महंगा हो जाएगा कि वो कभी मुनाफा नहीं कमा पाएगा, और अगर नहीं खरीदा तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाएगा। दोनों ही सूरतों में वो इन्वेस्टर्स और सरकार की नजरों में गिर जाएगा। उसे भारी नुकसान होगा और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्लान है। ऋषिराज से तारीफ सुनकर अधिराज ने मन ही मन अपने आप को शाबाशी दी और फिर कहा, हम अभिनव को ऐसे दलदल में फंसा देंगे जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। वो अपनी हार अपनी आंखों से देखेगा। जाओ ऋषिराज, इस काम में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हमें उसे दिखाना है कि बिजनेस की दुनिया का असली राजा कौन है और क्यों हम तीनों ही असली गढ़वाल हैं। चिंता मत करो, टाइगर की अकल ठिकाने आ ही जाएगी। मैं आज ही मुंबई के लिए निकलता हूं। टाइगर को पता भी नहीं चलेगा कि उसे मारने वाला जाल कौन बुन रहा है। ऋषिराज ने कहा और वो तुरंत अपने काम में जुट गया। अम्मा जी की फटकार के बाद उसे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिल रहा था। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वही अधिराज और पुखराज के चेहरों पर अब हार की मायूसी नहीं, बल्कि एक क्रूर जीत की उम्मीद झलकने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि वो अब अम्मा जी की निराशा दूर कर सकते थे। दूसरी तरफ अभिनव और कबीर स्काई ग्लोबल कंपनी से अब दामोदर की हवेली के लिए निकल चुके थे। गाड़ी में इस पल एक अजीब सी खामोशी थी। कबीर अब भी उस पुल वाले हादसे के बारे में सोचे जा रहा था। वही अभिनव के चेहरे पर जीत का सुकून था। ऐसे में कबीर ने एक पल के लिए अभिनव का चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ बॉस, मीटिंग में इन्वेस्टर्स राजी हुए या नहीं? कबीर के सवाल पर अभिनव मुस्कुराया और बोला, डील अब हमारी है कबीर, सब लोग राजी हो गए हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस बॉस, आपने तो बोर्डरूम की बाजी पलट दी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि आप इतनी आसानी से यह डील जीत लोगे। कबीर खुशी से चहकते हुए बोला। उसे खुद भी इस बात की ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि अभिनव इस डील को कर पाएगा या नहीं। इधर कबीर की बात सुनकर अभिनव फिर से मुस्कुराया और एक पल के लिए खिड़की के बाहर देखकर बोला, यह तो बस शुरुआत है कबीर, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, यह बात तो है। खैर, अब जब कंपनी हमारे हाथ में है तो हमें जल्द से जल्द मुंबई में प्रोजेक्ट शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का इंतजाम करना होगा। सप्लाई चेन सेट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहां सही और भरोसेमंद सप्लायर ढूंढना मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है। रॉ मटेरियल्स का नाम सुनते ही अभिनव के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया। उसे अनन्या की कही हुई वो बात याद आई जिसमें अनन्या भी रियल एस्टेट से मिलता जुलता बिजनेस शुरू करना चाहती थी। ऐसे में अभिनव के चेहरे पर एक और मुस्कान आ गई। उसे लगा मानो किस्मत भी आज उसके साथ थी। उसके पास ना सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट था, बल्कि उस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने का एक शानदार आइडिया भी था। और वो आइडिया किसी और का नहीं बल्कि अनन्या का था। क्यों ना इस प्रोजेक्ट की सप्लायर अनन्या की ही कंपनी हो। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा होगा।
वो अनन्या को उसके पैरों पर खड़े होते हुए देखेगा और साथ ही अपने प्रोजेक्ट के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर भी पाएगा। सप्लायर का इंतजाम मानो हो गया है कबीर, अब हमें सीधा एक्शन पर उतरना है, अभिनव ने आत्मविश्वास के साथ कहा। कुछ देर बाद गाड़ी दामोदर की हवेली के सामने आकर रुक गई। अभिनव एक गहरी सांस लेकर जोश के साथ गाड़ी से नीचे उतरने लगा। वो जल्द से जल्द अनन्या से मिलकर उसे ये खुशखबरी देना चाहता था और उसके बिजनेस आइडिया पर बात करना चाहता था। ऐसे में अभिनव तेजी से हवेली के अंदर गया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में फोन बजने लगा। अभिनव ने फोन निकालकर स्क्रीन देखी तो पाया कि उस पर माँ का नाम चमक रहा था। अभिनव ये देखकर एक पल के लिए हिल गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये भारती का नंबर था। हालांकि उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि भारती उसे अचानक इतने वक्त बाद क्यों फोन कर रही थी। कहीं भारती और चाहत किसी तरह की प्रॉब्लम में तो नहीं है, अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर वो कॉल उठाया। हेलो अभिनव। उधर से भारती ने धीरे से अपनी मीठी आवाज में कहा। फिर अभिनव भी अपना गला साफ करते हुए बोला, माँ आप कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? तुम्हें दुनिया के सामने आता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है अभिनव, और मेरा दिल कह रहा है कि स्वर्ग में विद्या मैम को भी तुम पर बहुत गर्व हो रहा होगा। भारती ने नरम आवाज में अपनी बात कही। ऐसे में अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू माँ। आप बताओ आप कैसी हो और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस बार आवाज थोड़ी अलग लग रही है। अभिनव ने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि उसे भारती का यूं अचानक फोन करना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था मानो भारती उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इतने दिनों बाद फोन करने की वजह से झिझक रही थी। उसके सवाल से फोन पर एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर भारती ने धीरे से जवाब दिया, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज में अभिनव ने अचानक फिर से हिचकिचाहट महसूस की। ऐसे में वो तुरंत गंभीर होते हुए बोला, माँ आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं, सच बताइए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अभिनव के सवाल से भारती घबरा उठी और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास अनजान नंबर से फोन आ रहे हैं। वो लोग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि टाइगर से मेरा क्या रिश्ता है। मैंने हर बार फोन काट दिया, लेकिन वो अलग अलग नंबर से फोन करते रहते हैं। भारती की बात सुनकर अभिनव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया, कहीं अम्मा और उनके पोते भारती तक तो नहीं पहुंच गए? अभिनव ने हैरानी में अपने आप से पूछा, अगर ये बात सच होती तो भारती और चाहत की जान खतरे में थी। अब आगे क्या होगा? भारती को परेशान करने के पीछे अभिनव के किस दुश्मन का हाथ होगा? आखिर क्या होंगे उस दुश्मन के इरादे और क्या अभिनव उसे पकड़ पाएगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।